हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज हम जानेंगे कि प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर ही क्यों झुक जाती है। वैसे तो ये घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है, आपने पढ़ा होगा, लेकिन हम इसका रीज़न जानेंगे वो क्यों अभिलंब की ओर झुक जाती है प्रकाश किरण। तो इसे जानने के लिए सबसे पहले हमें थोड़ा सा जानना होगा कि न्यूटन्स कॉर्पस्कल्स थ्योरी क्या होती है। सर न्यूटन ने इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कहा था कि हमारी जो प्रकाश किरण होती है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, ठीक है। और वो पार्टिकल जो होते हैं वो सीधी रेखा में गति करते हैं और इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को ही इन्होंने नाम दिया कॉर्पस्कल्स। तो इन्होंने बताया था कि एक हमारी प्रकाश किरण जो होती है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है जिन्हें हम कॉर्पस्कल्स कहते हैं। और अब मान लो कि मेरा ये माध्यम है मेरा विरल माध्यम और यह कोई माध्यम है सघन माध्यम। ये है इन दोनों को अलग करने वाली लाइन और ये लाइन, इस लाइन पर ये परपेंडिकुलर है, अभिलंब लंबवत है, इसे हम बोलते हैं अभिलंब, ठीक है। अब मान लो इधर से कोई मेरी प्रकाश किरण आ रही है और न्यूटन्स कॉर्पस्कल थ्योरी के अकॉर्डिंग ये जो लाइट होगी वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होगी, कॉर्पस्कल से मिलकर बनी होगी। और ये इस पॉइंट पर मान लो आपतित होती है, ये पॉइंट है ओ। अब मान लो मेरी ये पार्टिकल वो जो ये प्रकाश किरण है वो दूसरे माध्यम में सघन माध्यम में सीधी निकल गई। अभी के लिए फ़िलहाल के लिए मान लो, हालांकि हम ये प्रूफ करेंगे कि ये सीधी नहीं है, इधर को बैंड हो जाती है, वो ऐसा क्यों होता है। तो ये सीधी निकल गई। और हम एक बात और जानते हैं कि हमारा जो सघन माध्यम होता है ये विरल माध्यम के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा, मतलब इसमें पार्टिकल्स होते हैं, धूल पार्टिकल माध्यम के पार्टिकल्स होते हैं। और विरल माध्यम में ऐसा नहीं होता, इसमें पार्टिकल्स नहीं होते हैं, धूल पार्टिकल्स वगैरह नहीं होते हैं। तो इसमें बहुत सारे हमने पार्टिकल्स मान लिए सघन माध्यम में। और क्या हो रहा होगा कि यहाँ पर जो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, चूँकि ये भी कॉर्पस्कल्स भी एक पार्टिकल हैं और ये भी पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स और पार्टिकल्स के बीच फोर्स लग रहा होगा कोई ना कोई। तो मैं मानता हूँ कि ये पार्टिकल्स, ये कॉर्पस्कल्स है, ये मीडियम का पार्टिकल है और ये एक और मीडियम का पार्टिकल है। तो इन दोनों के बीच कोई ना कोई फोर्स लग रही होगी और मैं इस फोर्स को, इस बल को F1 नाम दे देता हूँ। मैं इस F1 को हम दो घटकों में विभाजित कर सकते हैं, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक। क्षैतिज घटक जो कि हमारी एक्स अक्ष की दिशा में लगता है वो होता है क्षैतिज घटक, और ऊर्ध्वाधर घटक जो कि हमारी वाई अक्ष की दिशा में लगता है वो ऊर्ध्वाधर घटक। ऐसे ही हम इस पार्टिकल्स के लिए भी कर सकते हैं, इस पार्टिकल के लिए भी कर सकते हैं। मान लो इस पर फोर्स F2 लग रहा है तो इस पर जो क्षैतिज घटक में फोर्स लग रहा होगा F2x, और इधर को जो ऊर्ध्वाधर घटक में फोर्स लग रहा होगा F2y हो गया। अब मैं ये कैलकुलेशन दो पार्टिकल्स को लेकर कर रहा हूँ, हालांकि इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे और उनके लिए सेम ये प्रोसेस रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो रहा होगा कि ये मेरा जो क्षैतिज घटक है ये भी एक क्षैतिज घटक है, ये विपरीत दिशा में लग रहे हैं, फोर्स के जो क्षैतिज घटक हैं वो विपरीत दिशा में अप्लाई हो रहे हैं, लग रहे हैं। तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, निरस्त कर देंगे, ठीक है। और जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो एक ही दिशा में है तो वो जुड़ जाएंगे और रिजल्टेंट जो होगा हमारा, क्योंकि ये दोनों एक ही दिशा में इसीलिए जुड़ गए, और रिजल्टेंट जो होगा वो क्या होगा, यही इन्हीं का योग होगा, ऊर्ध्वाधर घटकों का योग होगा, क्योंकि ये दोनों तो निरस्त हो गए। तो ये हो गया मेरा ऊर्ध्वाधर घटक का फोर्स का योग, यानी कि जो हमारा
एक पार्टिकल है उस पर फोर्स लगे थे, उसकी वजह से रिजल्टेंट फोर्स लगा था वो बाई डायरेक्शन में ही लगा, नीचे की ओर लगा। अब ऐसे ही करके बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, उनकी वजह से भी फोर्स लग रहा होगा। यहाँ पर बहुत सारा फोर्स लग रहा होगा, और इधर वाले पार्टिकल्स हैं उनकी वजह से तो नीचे लग ही रहा होगा। तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो बाई डायरेक्शन में लगेगा, और यहाँ से ये जो प्रकाश किरण थी वो सीधी ना जाकर वो थोड़ी सी बाई डायरेक्शन में मुड़ जाएगी, विचलित हो जाएगी अपने मार्ग से, और इसे ही हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ये थीटा कोण। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।